स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक ऐसे आंदोलन की जो सिर्फ जन आंदोलन ही नहीं बल्कि कई मायनों में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट भी था। इसे हम खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। बैकग्राउंड एंड कॉजेज ऑफ द मूवमेंट। दोस्तों, 1919 आते आते देश में एक बड़े आंदोलन के लिए माहौल तैयार होने लगा था। इसके पीछे कई कारण थे। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कारण देश की बिगड़ती इकोनॉमिक सिचुएशन को माना जा सकता है। युद्ध के दौरान चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस और रेंट्स में भी बढ़ोतरी कर दी थी, जिसकी वजह से सोसाइटी का लगभग हर सेक्शन परेशान था। इस तरह इकोनॉमिक हार्डशिप्स ने लोगों में एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड को और भी मजबूत कर दिया था। इसके अलावा अपनी पिछली वीडियो में हम रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो डिस्कस कर ही चुके हैं। यहां अंग्रेजी हुकूमत का एक बहुत ही घिनौना चेहरा सामने आता है। इन घटनाओं की वजह से जनता में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश की एक प्रबल अग्नि फैल गई थी। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाई गई हंटर कमेटी आग में घी डालने जैसा काम करती है। ये अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर के एक्शन को सही बताती है। इसके अलावा ब्रिटिश संसद और वहां की जनता भी जनरल डायर के सपोर्ट में खड़ी दिखती है। इस सब ने इंडिया के लोगों के जख्मों पर जैसे नमक लगा दिया था। यही वजह थी कि लोग अब अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार दिख रहे थे। और आखिर में 1919 में आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इंडियंस की सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड को सेटिस्फाई करने में सफल नहीं होते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉयल्टी दिखाने के बाद काफी लोगों को उम्मीद थी कि ब्रिटिश रिफॉर्म्स और डीप और इंडियंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद लोगों को भरोसा हो जाता है कि अंग्रेज सीधी तरह से तो इंडियंस की कोई भी डिमांड नहीं मानने वाले। इसलिए एक बड़े आंदोलन की सख्त जरूरत है। और इसी समय खिलाफत इश्यू सामने आ जाता है, जिसके अराउंड आगे चलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डेवलप होता है। तो आइए खिलाफत इश्यू को डिटेल में समझते हैं। द खिलाफत इश्यू हुआ ये था दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हारने वाले देशों में ऑटोमन टर्की भी शामिल था और जीत हुई थी ब्रिटेन और उसके एलाइज की। सुनने में यह आ रहा था कि ऑटोमन टर्की के साथ एक हार्श ट्रीटी साइन होने जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि ऑटोमन टर्की से इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या कनेक्शन हो सकता है। कनेक्शन यह है दोस्तों कि पूरी दुनिया के मुस्लिम्स, जिसमें इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स भी शामिल थे, टर्की के सुल्तान को अपना स्पिरिचुअल लीडर यानी कि खलीफा मानते थे। इसलिए उनकी सिंपैथीज टर्की के साथ थी। लेकिन वॉर के बाद टर्की से उसका बड़ा हिस्सा छीन लिया गया था और खलीफा को भी पावर से हटाया जा रहा था। इसी बात से दुनिया भर में रह रही मुस्लिम पॉपुलेशन गुस्से में थी। इंडिया के मुस्लिम लीडर्स भी ब्रिटिशर्स के सामने कुछ मांग रखते हैं, जिसमें पहली मांग थी कि मुस्लिम्स की सेक्रेड प्लेसेस पर खलीफा का कंट्रोल बने रहने दिया जाए, और दूसरी थी टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स के बाद खलीफा के पास सफिशिएंट टेरिटरीज रहने दी जाएं। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने के लिए 1919 की शुरुआत में अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी की लीडरशिप में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की जाती है। इस तरह देशव्यापी आंदोलन के लिए जमीन तैयार हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। दोस्तों, शुरुआत में तो खिलाफत लीडर्स सिर्फ मीटिंग्स, पिटिशंस और डेपुटेशंस जैसे मेथड्स को ही यूज करते हैं, लेकिन फिर इसमें एक मिलिटेंट ट्रेंड इमर्ज होने लगता है जो एक्टिव एजिटेशन के पक्ष में था। ये लोग गांधी जी को अपने साथ जोड़ने का फैसला लेते हैं और नवंबर 1919 में गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। गांधी जी खिलाफत इश्यू पर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम शुरू करने का सुझाव देते हैं। फिर नवंबर 1919 में ही दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने की कॉल दी जाती है। इसके साथ ही खिलाफत लीडर्स साफ कर देते हैं कि जब तक टर्की के साथ फेवरेबल टर्म्स पर ट्रीटी साइन नहीं होती, तब तक गवर्नमेंट के साथ हर तरह का सहयोग रोक दिया जाएगा। खिलाफत इश्यू में गांधी जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक यूनाइटेड मास मूवमेंट शुरू करने की अपॉर्चुनिटी नजर आती है।
इसके लिए उन्हें कांग्रेस के सपोर्ट की भी जरूरत थी। चलिए जानते हैं कि कांग्रेस कैसे इस मूवमेंट के साथ जुड़ती है। कांग्रेस स्टैंड ऑन खिलाफत क्वेश्चन। दोस्तों, खिलाफत के इशू पर मूवमेंट शुरू करने को लेकर कांग्रेस एक मत नहीं थी। बहुत से लीडर्स को लगता था कि रिलीजियस इशू को नेशनल मूवमेंट से नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही कुछ लीडर्स गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी सहमत नहीं थे। उनके मन में सत्याग्रह को लेकर भी कुछ डाउट्स थे। लेकिन गांधी जी सभी लीडर्स को कन्विंस करने में कामयाब रहते हैं और मूवमेंट के लिए कांग्रेस का अप्रूवल मिल जाता है। इसके लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहां कांग्रेस पंजाब रॉन्ग्स और खिलाफत इशू पर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम चलाने का अप्रूवल दे देती है। इसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर के रेगुलर सेशन में कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉर्मली एंडोर्स कर देती है। इस सेशन में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव किया जाता है। कांग्रेस का गोल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करने की जगह पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स से स्वराज अटेन करना कर दिया जाता है। इस तरह 3 डिमांड्स के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाता है। पहली डिमांड थी टर्की के साथ फेवरेबल ट्रीटी, दूसरी डिमांड थी पंजाब रॉन्ग्स का रिड्रेसल और तीसरी डिमांड थी स्वराज की स्थापना। गांधी जी डिक्लेयर करते हैं कि अगर पूरी तरह नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को फॉलो किया जाएगा तो 1 साल में ही स्वराज मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। देखते ही देखते आंदोलन पूरे देश में फैलने लगता है। तो आइए आंदोलन के स्प्रेड और इस दौरान होने वाली एक्टिविटीज को समझते हैं। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, फॉरेन क्लॉथ एटसेट्रा का बॉयकॉट करना शामिल था। आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने के लिए गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ नेशन वाइड टूर करते हैं। हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़कर नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस ज्वाइन कर लेते हैं। इस दौरान बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज किए गए, जैसे कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। बहुत सारे लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नाम शामिल थे। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगती है और इनका इंपोर्ट लगभग आधा हो जाता है। तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए कलेक्ट हो जाते हैं। जुलाई 1921 में अली ब्रदर्स मुस्लिम्स को आर्मी से रिजाइन करने के लिए कहते हैं। इसके लिए सितंबर में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर गांधी जी उनकी बात को दोहराते हैं और लोकल कांग्रेस कमिटीज को इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करने के लिए कहते हैं। असम में टी प्लांटेशंस, स्टीमर सर्विसेज और असम बंगाल रेलवेज में हड़ताल ऑर्गेनाइज की जाती हैं। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की इंडिया विजिट पर जगह जगह हड़ताल और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बहुत से लोकल मूवमेंट्स भी शुरू होते हैं, जैसे कि यूपी में अवध किसान मूवमेंट और एका मूवमेंट, मालाबार में मोपला रिवोल्ट और पंजाब में सिख एजिटेशन। इस आंदोलन में समाज के लगभग हर वर्ग ने पार्टिसिपेट किया था, फिर चाहे वो मिडिल क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो या फिर वुमेन। इसके साथ ही पहली बार मुस्लिम्स बड़ी संख्या में नेशनल मूवमेंट से जुड़े थे। लेकिन इतने बड़े आंदोलन के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट झुकने को तैयार नहीं थी। वो आंदोलन को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। पब्लिक मीटिंग्स पर बैन लगा दिया जाता है, प्रेस को सेंसर किया जाने लगता है और गांधी जी को छोड़कर लगभग सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। गवर्नमेंट के रिप्रेशन के बाद गांधी जी पर दबाव बनता है कि वो आंदोलन का नेक्स्ट फेज यानी कि सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर दें। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी डिक्लेयर करते हैं कि अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा नहीं किया गया और प्रेस पर से कंट्रोल्स नहीं हटाए गए तो वो गुजरात के बारदोली से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि गांधी जी ऐसा कुछ करते, एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद आंदोलन को ही वापस ले लिया जाता है। चौरी चौरा इंसिडेंट। दोस्तों, यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नाम का एक छोटा सा गांव है। इतिहास में इसे याद रखा जाता है यहां 5 फरवरी 1922 को हुई घटना की वजह से। हुआ ये था दोस्तों
कि आंदोलन के दौरान यहां प्रदर्शन कर रहे लोगों के लीडर को पुलिस ने काफी मारा था। इससे गुस्से में आए लोग पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करते हैं। पुलिस प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर ओपन फायर करना शुरू कर देती है। इससे लोगों में गुस्से की आग और ज्यादा भड़क जाती है और वो पुलिस पर हमला बोल देते हैं। पुलिसमैन बचने के लिए स्टेशन के अंदर छुप जाते हैं। तभी भीड़ स्टेशन को ही आग लगा देती है। इस हिंसा में 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। हिंसा की इस घटना के बारे में सुनने के बाद गांधी जी तुरंत आंदोलन को वापस ले लेते हैं। गांधी जी के इस फैसले पर बहुत से नेशनलिस्ट लीडर्स जैसे कि C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस इत्यादि आश्चर्य जताते हैं। लेकिन गांधी जी सिर्फ एक घटना की वजह से पूरे आंदोलन को क्यों वापस ले लेते हैं, इसे समझना जरूरी है। Why गांधी जी withdrew the movement? दोस्तों, गांधी जी को लगता था कि लोग अभी पूरी तरह से अहिंसा के मेथड को नहीं समझ पाए हैं। चौरी चौरा जैसे इंसिडेंट्स आगे चलकर आंदोलन को और ज्यादा हिंसक बना सकते थे और एक वायलेंट मूवमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत आसानी से सप्रेस कर सकती थी। इसके साथ ही आंदोलन में अब थकावट के साइंस भी नजर आने लगे थे और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि किसी भी आंदोलन को बहुत लंबे समय तक हाई पिच पर सस्टेन करना आसान नहीं होता। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी किसी भी तरह की नेगोशिएशंस करने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखकर गांधी जी आंदोलन को वापस लेने का फैसला करते हैं। इसके बाद मार्च 1922 में सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने के चार्ज पर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई जाती है। कुछ समय बाद खिलाफत इशू भी अपनी सिग्निफिकेंस खो देता है और इररिलेवेंट बन जाता है, क्योंकि 1924 में टर्की में एक नेशनल रेवोल्यूशन होता है और वहां मोनार्की या खिलाफत को अबॉलिश कर दिया जाता है। इसके बाद इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट डाई डाउन हो जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने स्वराज के गोल को तो अचीव नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी यह आंदोलन एक फेलियर नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसने बहुत कुछ अचीव किया था। इस आंदोलन के थ्रू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स देश के कोने कोने तक पहुंच गए थे। बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते हैं और यह सही मायनों में एक मास मूवमेंट बनता है। आंदोलन में मिडिल क्लास के कंपैरिजन में पेजेंट्स और वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है। इसके अलावा मद्रास को छोड़कर काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट भी काफी हद तक सक्सेसफुल रहता है। पोलिंग एवरेज सिर्फ 5 से 8% ही रहता है। इकोनॉमिक बॉयकॉट आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था और यह बहुत कामयाब भी रहता है। फॉरेन क्लॉथ के इंपोर्ट्स की वैल्यू 1920-21 में 1020 मिलियन रुपीस से घटकर 1921-22 में सिर्फ 520 मिलियन रुपीस ही रह जाती है। नॉन कोऑपरेशन के साथ गांधी जी के कुछ सोशल मूवमेंट्स भी जुड़े हुए थे, जैसे कि टेम्परेंस या एंटी लिकर कैंपेन। इनका भी व्यापक असर देखने को मिलता है। पंजाब, मद्रास, बिहार और ओडिशा में लिकर एक्साइज रेवेन्यू में सिग्निफिकेंस गिरावट होती है। सबसे जरूरी बात, इस आंदोलन में भाग लेने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो ब्रिटिश रूल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हम कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। यहां से मास मूवमेंट की शुरुआत होती है। यह आंदोलन आगे होने वाले आंदोलन की नींव तैयार करने का काम भी करता है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।